नमस्ते। चलिए एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां शहर नहीं सिर्फ घने जंगल थे, जहां कागज कलम नहीं सिर्फ पत्थर हुआ करते थे। आज हम भारत की कहानी के बिल्कुल पहले चैप्टर में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो लाखों साल पुराना है, जहां इतिहास लिखा नहीं गया बल्कि पत्थरों पर गढ़ा गया था। तो ये सवाल उठता है कि भारत की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या ये महान साम्राज्यों से शुरू होती है? नहीं, इसकी जड़ें इससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहरी हैं। इतनी गहरी कि हमें उस वक्त में वापस जाना होगा जब इंसान ने पहली बार इस ज़मीन पर कदम रखा था। और देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है ठीक यहीं से। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये हम सब की अपनी कहानी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमो सेपियंस तक का सफ़र, यानी हम तक का सफ़र। ये वो दौर था जब जंगल ही हमारा घर था और कुदरत ही हमारी टीचर। तो चलिए इस गहरे अतीत में उतरते हैं। हमारी कहानी का पहला बड़ा पड़ाव है पाषाण युग, यानी द स्टोन एज। अब नाम से ही साफ है, इस दौर में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त, उसका हथियार, उसका औजार, सब कुछ पत्थर ही था। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। ये सच में चौंका देती है। पाषाण युग कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। इसका जो पहला हिस्सा है, पूरा पाषाण काल, वो 5 लाख साल ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। जरा सोचिए, इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा तो सिर्फ इसी एक काल में बीता है। इसके आगे मध्य पाषाण और नवपाषाण तो बस कुछ पल जैसे ही लगते हैं। तो कैसा था जीवन उस लंबे दौर में? सोचिए, कोई घुमंतू है, उसका कोई एक पक्का घर नहीं है। वो जानवरों का शिकार करता है और जंगल से कंद मूल फल इकट्ठा करता है। उसने आग देखी है, शायद किसी पेड़ पर बिजली गिरने से, लेकिन उसे खुद जलाना और कंट्रोल करना, ये अभी उसकी समझ से बाहर की बात है। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि तरक्की की रफ्तार कितनी कितनी धीमी थी। शुरुआत हुई बस एक साधारण से गोल पत्थर से, फिर आए चॉपर जो बस थोड़े से बेहतर थे, और फिर लाखों साल के बाद बने हैंड एक्स जो उस जमाने के लिए किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं थे। फिर एक लंबा बर्फीला दौर खत्म होने लगा। धरती गर्म हो रही थी, जंगल बदल रहे थे, और इन बदलते हालात ने इंसान को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाण काल, एक बहुत बड़े बदलाव का युग। तो इस नए युग का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? वो थे माइक्रोलिथ्स। ये पत्थर के छोटे छोटे लेकिन बेहद पैने और असरदार औजार थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट करके तीर, भाले और चाकू बनाए गए। इसने शिकार करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। अब शिकारी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और कुशल हो चुका था। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बदली, समाज भी बदल रहा था। हमें राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसी जगहों से जानवरों को पालतू बनाने के पहले सबूत मिलते हैं। इंसान अब सिर्फ एक अकेला शिकारी नहीं था, वो एक कम्युनिटी, एक समुदाय का हिस्सा बन रहा था। और ये बदलाव उनकी कला में भी साफ साफ झलकता है, जहां अब हमें पूरे समुदाय के चित्र मिलते हैं। और अब हम इतिहास के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जिसने इंसानियत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी नवपाषाण काल की महान कृषि क्रांति, शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक असली क्रांति थी। इसका मतलब था कि इंसान अब कुदरत का गुलाम नहीं बल्कि उसका पार्टनर बन रहा था। उसने बीजों का राज जान लिया था। अब उसे खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक ही जगह पर रुककर अपना भविष्य उगा सकता था। और इस एक खोज ने सच में सब कुछ बदल दिया। शिकारी अब किसान बन गया, खानाबदोश जिंदगी खत्म हुई और पहले गांव बसने लगे। अनाज को सहेज कर रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बने, और तो और पत्थर के औजार भी अब और ज्यादा चिकने, पॉलिश किए हुए और कारगर हो गए। समझिए, सभ्यता की नींव रखी जा चुकी थी। और इस क्रांति की गूंज हमें आज भी भारत के कोने कोने में सुनाई देती है। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़, जहां हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले गेहूं और कपास उगाया। कश्मीर के बुरझोम में, जहां लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर घर में रहते थे। और उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में, जहां दुनिया में सबसे पहले चावल की खेती के सबूत मिले हैं। लेकिन हमारे पूर्वज सिर्फ किसान और शिकारी ही नहीं थे, वो कलाकार भी थे। और उनकी कला आज भी हजारों साल बाद हमें उनकी दुनिया में झांकने का एक मौका देती है, सीधे उन गुफाओं की दीवारों से जहां वे रहा करते थे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये चित्र सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे।
इनका एक बहुत गहरा मकसद था। ये शायद उनके लिए एक प्रार्थना की तरह थे, शिकार में कामयाबी के लिए एक रस्म की तरह, या फिर आने वाली पीढ़ियों को अपनी कहानियां सुनाने का एक तरीका। और जैसे जैसे समाज बदला, उनकी कला भी बदल गई। पुरापाषाण काल की कला में जहां अकेले जानवर दिखते थे, वहीं मध्यपाषाण काल आते आते दीवारों पर पूरे समुदाय ने जगह ले ली। अब दीवारों पर ग्रुप में शिकार करने के, नाच गाने के और परिवार के चित्र थे। ये उनकी दीवारों पर लिखा हुआ एक सोशल हिस्ट्री जैसा था। पत्थर का ये लंबा राज अब खत्म होने को था। इंसान एक ऐसे जादुई चीज की खोज करने वाला था जो पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला था। एक ऐसी खोज जो भविष्य को फिर से बदल देगी, और वो था धातु। और इसी के साथ शुरू हुआ ताम्रपाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। ये वो दौर था जब पुराना और नया दोनों साथ साथ चल रहे थे। इंसान ने पत्थर को छोड़ा नहीं था, लेकिन अब उसके हाथ में एक नई ताकत आ गई थी, मेटल की ताकत। और इस नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में नई नई संस्कृतियों ने जन्म लिया। जैसे राजस्थान की आहार संस्कृति, जो अपने काले और लाल रंग के बर्तनों के लिए जानी जाती थी। मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति, जिसके मिट्टी के बर्तन बहुत शानदार थे। और महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, जो अपने खास टोटी वाले बर्तन बनाती थीं। ये सिर्फ कल्चर नहीं थे, ये भारत के पहले टेक्नोलॉजिकल हब थे। लेकिन ये ग्रामीण संस्कृतियां हमेशा नहीं टिकी। लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास वे धीरे धीरे इतिहास में कहीं खो गईं। पाषाण युग का अंत हो चुका था। इंसान ने पत्थर से अपना सफर शुरू किया था, और अब वो धातु के युग की दहलीज पर खड़ा था, एक बिल्कुल नई दुनिया बनाने के लिए तैयार। लेकिन पत्थर से तांबे तक का ये सफर तो बस पहला कदम था, एक शुरुआत थी। तांबे ने एक ऐसा दरवाजा खोला था जिसके पार एक पूरी की पूरी नई दुनिया इंतजार कर रही थी। तो सवाल ये है कि वो कौन सी अगली क्रांति थी जो आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं को जन्म देने वाली थी। इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहना होगा।